नमस्ते दोस्तों। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारा एग्जाम लगभग 18 से 19 दिन के अंदर कंडक्ट होने वाला है। हमारा एडमिट कार्ड भी 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट सीरीज में हम प्रीवियस ईयर का सीधा मतलब ये हो जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको हम ऑफिशियल पेपर भी बोल सकते हैं। लगभग इसमें 217 पीवाईक्यू है, जिसमें से अगर कुछ नंबर हम आपके साथ साझा करेंगे तो 20 फरवरी में एक शिफ्ट में हमारा 134, 21 फरवरी में 136, 22 फेब में एक शिफ्ट में हमारा 149 आया था, 23 फेब में मेरा 140 आया था, 23 फेब की एक शिफ्ट में मेरा 134.25 मार्क्स आया था, 24 फेब की एक शिफ्ट में मेरा 122.25, 124 24 तारीख की एक शिफ्ट में मेरा 142 मार्क्स आया था, 26 फेब की एक शिफ्ट में मेरा 142, 26 फेब 126, 27 फेब 124। ऐसे ही दोस्तों हमारे मार्क्स हम आपके साथ साझा किए। 28 फेब में मेरा 142 और 29 फेब के अंदर मेरा 135.25 आया। तो 1 मार्च के दिन हमारा 121 जो सबसे लोएस्ट मार्क्स है। तो दोस्तों उसी हिसाब से हम लगातार डे बाय डे नेक्स्ट डे का हम एक मॉक टेस्ट मारते हैं। तो दोस्तों आज भी हम एक मॉक टेस्ट मारेंगे। तो दोस्तों आप भी अच्छे से मैथ और रीजनिंग का मौखिक आंसर अथवा ट्रिक मेरे से सीख सकें तो सीखिए। इसके अलावा मेरा हिंदी और जीएस के ज्यादातर आंसर ठीक होते हैं। तो ये भी दोस्तों आप मतलब एनालिसिस करिए, मतलब मेरे मॉक के थ्रू। मतलब आपको करना कुछ नहीं है कि आपको भी मतलब आंसर मारना है कि चार में से मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अगर दोस्तों आपने कभी मॉक टेस्ट मारा है तो कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स कमेंट करना ना भूले। कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो मैं कुछ अपना फीडबैक, अपना कट ऑफ जैसे भी होगा प्रीवियस ईयर का, मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो दोस्तों टाइम की बर्बादी किए बिना हम कोशिश करेंगे कि आज जल्द से जल्द अपना मॉक टेस्ट खत्म करें। तो दोस्तों 27 तारीख की शिफ्ट वन का एक मैंने मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो 27 तारीख की 3 शिफ्ट मेरे पास पड़ी है। 27 की शिफ्ट 2, 3 और 4। अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो सबसे कम मेरे को दे रहा था चौथे में है। तो मैं दोस्तों शिफ्ट 3 जो है ना हमारा, यानी कि 27 का सर 27 तारीख 27 फेब 2024 की शिफ्ट 3 जो ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, हम उसका मॉक टेस्ट मारेंगे। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करने के बाद, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे को डायग्राम दे रखा था कि ये आकृति जो है ना एक स्टेप नीचे आई। सबसे पहले मेरा डॉट देखो। तो डॉट मेरा एक स्टेप नीचे आया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, यानी कि ऊपर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो बीच में मेरे को दे रखा था एक ही डायग्राम में ऐसा है। और मेरे को कंफ्यूजन क्या है कि एक ऐसा डायग्राम है जिसके नीचे आधार है और ये तीर जैसा है। आधार और तीर एक स्टेप इधर आया, फिर एक स्टेप नीचे आया, फिर एक स्टेप, तो एक स्टेप यहाँ पे आएगा मेरा। अगर मैं ऊपर जाऊं तो एक स्टेप मेरा आंसर ये हो जाएगा। सबसे पहली बात कि जो मेरा डायग्राम है, यहाँ पे मेरा डॉट आ जाएगा और यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा, यानी कि आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगर क्रॉस और प्लस को समीकरण में चेंज करूंगा तो कौन सा आंसर ठीक होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, 4। तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 18 हो जाएगा ना। 18 माइनस आएगा 7, 1 जा 7 हो जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड करना होगा एक को ना। तो दोस्तों मेरे को दे रखा था कि 18 में अल्टीमेट मेरे को 3 डिवाइड करूंगा तो आंसर 15, पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मुझे क्या करना है, यानी कि 7 × 5 यानी कि 35 आएगा। 35 मेरे को +2 आ जाएगा, 35 +2 माइनस 4 × 2 = 8 यानी कि -2। 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 35 आंसर आएगा दोस्तों। अगर 4 × 2 = 8 की बात करूं तो यहाँ पे 2 मुझे प्लस करना है, यानी कि +2 -2, यानी कि केवल आंसर एक हमारा ठीक है, दूसरा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। कुछ मोबाइल की बात हो रही है कि कुछ मोबाइल मेरे को देखते हैं कि कुछ मोबाइल घड़ी है और कोई भी घड़ी लैपटॉप नहीं है। तो यहाँ पे घड़ी और लैपटॉप के बीच में निष्कर्ष निकालेंगे तो कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है। तो ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ है भैया। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि कोई भी घड़ी जो है ना, बी, कोई भी घड़ी जो है ना, कोई भी घड़ी का लैपटॉप से कुछ लेना देना नहीं है। घड़ी और लैपटॉप की दुश्मनी है। किसकी? घड़ी और लैपटॉप। मेरी बात समझ रहे हो कि कुछ मोबाइल जो है ना, कुछ मोबाइल घड़ी है और कोई भी घड़ी लैपटॉप नहीं है। तो कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है, ये गलत है। क्योंकि कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी लैपटॉप और मोबाइल के बीच में तो कोई संबंध नहीं है, गलत हो सकता है।
कुछ लैपटॉप की बात हो रही है, घड़ी नहीं है। देख, सारे के सारे लैपटॉप घड़ी नहीं है और कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि निष्कर्ष मेरा दो सही हो। समझ में आया? यहाँ पे कुछ लैपटॉप की बात हो रही है ना, कि कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है और कोई भी घड़ी लैपटॉप नहीं है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि ठीक है भैया। अगर डायग्राम की बात करूं तो नीचे वाला जो है ना ऊपर के साइड जाएगा, सब ऊपर के साइड ही जा रहा है दोस्त। ये वाला गलत हो जाएगा मेरा, यानी कि मेरा जो सी इलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो ये वाला डायग्राम सब में सेम है, ये भी सेम है। तो मेरे को शुरुआत के ट्राई करना पड़ेगा कि जो ऊपर से है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना तीनों ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद से एक बीच का स्तंभ आ जाएगा, बीच का स्तंभ आ जाएगा। सेम टू सेम है। इसके अलावा अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर वाला मुंह ऊपर होगा, यानी कि ए और बी में से मेरा कोई भी आंसर होगा। ए और बी में से जो देखना पड़ेगा कि कौन सा अलग दिख रहा है। अगर मैं ए और बी की लास्ट वाली बात करूँ तो यहाँ से लाइन इधर आई है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि इधर जाने का मतलब होगा ना, ये वाला डायग्राम देखिए ना, ये जो छोटा वाला डायग्राम, वो मेरा आंसर हो जाएगा बी। अगर मेरे को मोबाइल के बारे में दिया है, मेरे को पुट एल निकालना है, तो एल के लिए पुट निकालना पड़ेगा कॉमन निकाल के। एल मेरे को जैसे पहले और पहले, अगर लास्ट पहले और सेकंड वाले में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था आर, दे रखा था आर के बाद आई दे रखा था, ए दे रखा था और एल दे रखा था। क्या क्या नंबर मिल रहा है? तो यहाँ पे पांच मेरे को दे रखा था, पांच है यहाँ पे, सात नहीं है यहाँ पे, छह भी नहीं है यहाँ पे, तीन है और तीन के बाद आठ आ जाएगा। चलो ठीक, यानी कि आर ए एल जो होगा ना, आर ए एल मेरा हो सकता है। अब मेरे को दे रखा था आर, आर और ई दे रखा था। अगर मैं आर को निकालने की कोशिश करूं दूसरे डायग्राम में से, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे आर है, आई नहीं है, यहाँ पे ए भी नहीं है, यहाँ पे एल भी नहीं है, यानी कि पहले आखिरी में मेरे को दे रखा था ना तीन है ना आठ है ना पांच है, पांच है, पांच है, पांच। तो मेरे को आर का मतलब मालूम पड़ गया, आर का मतलब पांच आएगा। तीन और आठ में से जो आंसर होगा, तो दोस्तों बाय ऑप्शन एल का आंसर मेरे को तीन मिल जाएगा, क्योंकि आठ ऑप्शन में है नहीं, तो कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है ना। सात लड़के आ जाएगा, चारों ओर जो है ना केंद्र से सम्मुख बैठे हैं, चारों ओर से केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि आर के दाईं ओर बैठा है। जो हमारा आर है ना, आर के दाएं से दूसरा आर मेरे को दे रखा था आर के दायां, तो मेरे को दे रखा था आर के दायां से दूसरा हमारा वी है। और यू की बात हो रही है, यानी कि वी के बाद, सॉरी यू, हाँ यू की बात हो रही है, वी वी वी। अगर यू की बात करूं तो यू जो है ना आर के निकटवर्ती बाएं बैठा है। एक आर है, आर के निकटवर्ती बाएं हमारा यू बैठा है। चलो ठीक है। पी मेरे को दे रखा था, पी की बात हो रही है। जो हमारा पी है ना, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले टी मेरे को दे रखा था, टी मेरे को दे रखा था, और टी के दाएं से तीसरे पे है, यानी कि दो स्थान छोड़ने के बाद हमारा पी है। टोटल सात लड़के हैं। एस और टी क्यू के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। समझ में आया? एस और टी मेरे को दे, सबसे पहले जो एक बात बोल रहा था तुमको कि एस हो गया, टी हो गया, एस और टी जो है ना क्यू के पड़ोसी हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं डायग्राम में देखूं तो कंफ्यूजन की बात यह है कि यहाँ पे टी मेरा इधर आ जाएगा, दो छोड़ के मेरे को पी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। और एस क्यू मेरे को दे रखा था, हाँ। तो दोस्तों एस क्यू एकदम साथ में बैठेंगे। तो मेरे को आर के निकटवर्ती दाएं कौन बैठा है? तो आर मेरे को दे रखा था, आर के दाएं हमारा पी बैठा है, आर के दाएं जो है ना, आर के दाएं हमारा पी बैठा है दोस्तों। यानी कि प्रतिस्थापित करना है दोस्तों, दिमाग ध्यान से लगाएंगे। जो हमारा जेड है ना, जेड, जेड एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा, यहाँ पे आया, फिर इधर आया, फिर ऊपर आएगा। हमारा जेड दोस्तों तीनों में है। उसके बाद प्लस की बात करूंगा, प्लस भी एक स्थान आगे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि प्लस हमारा पहले आएगा, जेड प्लस जेड आएगा, प्लस जेड आएगा। अब मेरे को इक्वल टू को ट्राई करना है, इक्वल टू मेरा नीचे आएगा। तो दोस्तों पहले और लास्ट में मैं कंफ्यूजन था और मेरा आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। अगर मैं लुप्त संख्याओं की बात करूं तो 90 से मुझे पता चलेगा कि 18 18 प्लस हो रहा है। 18 दूना 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तीन 54 का 18 का पहाड़ा पड़ रहा है भाई लोग। यहाँ पे अगर मैंने दो कटिंग किया है तो दो कटिंग के बाद मेरे को दे रखा था, नहीं कि सबसे पहले दोस्त कि ऊपर वाले में तीर आएगा, नीचे वाला सेम आएगा। देखो यहाँ पे दोनों में तीर दे रखा था और यहाँ पे मेरे को सेम दे रखा था। अगर यहाँ पे बात करूँ इलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में, चारों में तीर नहीं है, यहाँ पे चारों में बाहर के साइड तीर चाहिए था।
तो दोस्तों आंसर हमारा एक होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आंखों को फाड़ते हुए हम देखेंगे और हमारा आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जी, जी में मेरे को दे रहा था नहीं कि 5 प्लस किया गया, एच में भी 5 प्लस किया गया है, एल मेरे को 5 प्लस किया गया, वाई, अगर वाई में मैं 5 प्लस करूंगा तो दोस्त कितना हो जाएगा, वाई कितना है, तो वाई 25 है, तो 25 में अगर 1 प्लस करूंगा जेड आएगा, 4 प्लस करूंगा तो डी आएगा आंसर दोस्त, डी आएगा। चलो ठीक है। अगर लास्ट वाले में एम में अगर मैं 5 प्लस करने की कोशिश करूंगा, एम यानी कि 13, 13 5 आएगा, 13 5 18, एक ही आंसर आएगा दोस्तों। स्पीड हम बढ़ा देंगे अपनी। सबसे पहले डायग्राम, यहाँ पे दोस्तों जो दोनों के दोनों तीर है ना, ऊपर नीचे होंगे, यानी कि ये दोनों तीर नीचे, ये दोनों तीर ऊपर, गलत, दोनों तीर नीचे दोनों तीर ऊपर, ठीक, दोनों तीर नीचे दोनों तीर ऊपर, गलत, दोनों तीर नीचे दोनों तीर ऊपर, यानी कि मैं कंफ्यूजन में आ गया हूं। दोनों दोनों तीर ऊपर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मेरे को समझ में आ गया कि जो मेरा आंसर है ना, मेरा आंसर बी होगा, कि दोनों तीर ऊपर है, दोनों तीर ऊपर है, दोनों तीर नीचे आएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब और फैंटास्टिक सवाल था। पी आर आई आ जाएगा, पी आर आई एन आएगा, पी आर आई एन आ जाएगा, पी आर आई एन, मेरी बात समझ भाई। ये पी आर आई एन आएगा, पी आर आई एन आएगा, पी आर आई एन आएगा, पी आर आई एन, पी आर आई एन, सी के बाद आएगा, सी तक कॉमन है मेरे भाई, सी के बाद ई आ जाएगा, सी के बाद ई आ जाएगा, सी के बाद आई आ जाएगा, सी के बाद ई आ जाएगा, सी के बाद ई, आई, तो आई के बाद क्या आ जाएगा, तो सी के बाद मेरे को दे रखा था सी आई पी, पी के बाद ए हो जाएगा, तो मेरा लास्ट में दोस्तों 13 नंबर आएगा, लास्ट में 13। क्या पूछा है, तीसरे स्थान पर कौन सा है, चलो ठीक है, यानी कि मेरे को ई में सबसे लास्ट में जो होगा वो अपना आंसर होगा, तो सीई होगा, सीई के बाद डबल एस होगा, सीई के बाद एल होगा, यानी कि मेरा सीई होगा, सीई के बाद एस होगा, तो लास्ट में डबल एस होगा ना दोस्तों, वो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे जो है ना डबल एस वाला होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को पांच पांच लोग हैं, वर्ताकार मेज के चार ओर जो है केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, जो है सी के निकटवर्ती बाएं बैठा है, तो एक लड़का है सी, तो सी के निकटवर्ती 10 से दाएं, सी के निकटवर्ती सी के निकटवर्ती दाएं हमारा एच बैठा है, एच के बाएं से तीसरा, एच के बाएं से तीसरे स्थान पर हमारा बी बैठा है, बाएं बी बैठा है, पी मेरे को सी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। तो मेरी बात समझ, सी जो लड़का है ना, सी के निकटवर्ती पड़ोसी एक जगह खाली है, इसके अलावा मेरे को दे रखा था 5 ही लोग हैं, यानी कि हमारा जो पी लास्ट में चला जाएगा। तो सी के निकटवर्ती बाएं कौन बैठा है, सी के निकटवर्ती बाएं ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके बारे में तुमने कुछ नहीं कहा गया है। एच की चर्चा हुई है, बी की चर्चा हुई है, पी की चर्चा हुई है, लेकिन जी की चर्चा नहीं हुई है, तो जी ही हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्या बात है, लाजवाब। यहाँ पे मेरे को दे रखा था ई एफ जी, तो दोस्तों पहला और आखिरी वाला सेम मिल रहा है। मेरे को क्या दे रखा भाई ने, तो मेरे को दे रखा था ई एफ जी, ई ई एफ जी, यानी कि दोस्तों ई एफ जी कॉमन है, तो मेरे को दे रखा था ई एफ जी, तो मेरे को ई एफ जी लास्ट में दोस्तों जी आएगा, समझ में आएगा। पहले की बात करूं तो मेरे को दे रखा था ई एफ जी और ई, तो पहला मेरे को एफ आ जाएगा, तो पहला दोस्तों एफ ये दोनों में है और लास्ट में जी ये दोनों में है, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा। अगर मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करूं, खतरनाक सवाल है दोस्तों, तो 40 30 20 और 10 को मैं क्या रिलेशन करूंगा कि 1230 हो जाएगा। सबसे पहली बात कि अगर मैं 40 और 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता चलेगा 1200 हो जाएगा, प्लस 30 कर दूंगा, यानी कि दोस्तों आसान सा है, लास्ट वाला दोनों का दोनों मेरे को दे रखा था, अगर मैं लास्ट वाला दोनों का दोनों प्लस करूंगा तो 10 प्लस 30 आएगा 13 आ जाएगा, और 13 मेरे को दे रखा था 42 आएगा, 320 आएगा, एकदम आसान है। तो मेरे को दे रखा था 8 चौका 32 आ जाएगा, और 32 प्लस 14 मेरे को दे रखा था, 32 प्लस 14 मेरे को दे रहा था 46 आएगा हमारा आंसर भैया। कोई शक दोस्तों, कोई शौक नहीं है। 5 प्लस आएगा, 5 प्लस 9 आएगा 14 आ जाएगा, 14 आएगा 14 और 32 आएगा, 14 32 यानी कि 4 6 आ जाएगा आंसर हमारा। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं पी से, तो पी मेरे को दे रखा था आर, आर में मेरे को दे रखा था पी आ जाएगा, पी के बाद क्यू आ जाएगा दोस्तों, तो पी क्यू आर एस टी यू, ठीक। फिर मेरे को दे रखा था ओ एस यू, तो ओ के बाद मेरे को दे रखा था, ओ के बाद भी मेरा क्यू आएगा, तो डबल क्यू आ जाएगा, तो मेरे को दे रखा था ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, यानी कि दो दो का गैप है, एल आर, तो आर से मेरा 3 3 का गैप है, एल में अगर 3 प्लस करूंगा तो मेरा ओ आएगा आंसर दोस्तों। तो एल मेरे को दे रखा था एल ओ आर यू एक्स ए, चलो ठीक है। अब मेरे को क्या दे रखा था, दो दो प्लस किया गया है। अगर मेरे को दे रखा था 15 में 2 प्लस करूंगा तो 17, फिर 19, फिर 21 23, यानी कि दोस्तों आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों। एल एल मेरे को दे रखा था एल ए टी ई एस टी, मेरे को दे रखा था, क्या हो सकता है भाई, सोच नीरज। एल 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 में मेरे को 6 जोड़ा है शायद, हाँ एल में मेरे को 6 जोड़ा है, तो टी में मेरे को 6 थोड़ी जोड़ा है इन लोगों ने। एल, अगर एल में मेरे को देखते नहीं कि लास्ट में मेरे को 2 घटा दिया गया है, वाई में भी 2 घटाया है,
टी में दो घटाया है, ई में मेरे को दे रखा था ई, ई में दो घटाया सी आ जाएगा, एस में दो घटाया है तो क्यू आ जाएगा टी। तो दोस्तों उल्टा है, यहां से अगर मैं डायरेक्ट ट्राई करूं तो मेरे को लास्ट से देखना है और आगे से लिखना है। एन में से दो घटाऊंगा तो आंसर मेरा एल हो जाएगा, ई में से दो घटाऊंगा आंसर मेरा सी हो जाएगा, डी में से दो घटाऊंगा आंसर मेरा बी हो जाएगा, यानी कि ए वाला गलत हो जाएगा। अगर मैं डी में से अगर मैं एल में से दो घटाऊंगा तो जे मेरा आंसर होगा, यानी कि बी और सी होने का पूरा चांस है। ओ में से दो घटाऊंगा तो आंसर मेरा एम आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने बाय ऑप्शन ट्राई किया, स्पीड में ट्राई किया, आपको ही डायरेक्ट मौखिक आंसर निकाल देना है दोस्तों। हम स्पीड में है, एक दो गलत हो जाती है स्पीड में ना तो लास्ट में हमको बेनिफिट होता है दोस्तों। आई मेरे को दे रखा था आई से जे, भाई गलती तो होना ही नहीं चाहिए भाई, गलती मत करना। आई मेरे को दे रखा था आई से जे प्लस वन होगा, जी से एच दे रखा था, टी से यू दे रखा था, डब्ल्यू से एक्स दे रखा था, यानी कि सारे के सारे प्लस वन हुए भैया। एफ से मेरे को जी आ जाएगा, एक्स से वाई आ जाएगा, क्यू से आर आ जाएगा, एन से हो जाएगा, ठीक है। आर से एन गलत हो जाएगा, एन से डी गलत हो जाएगा, यू से दोस्तों सब में प्लस वन किया गया है ना मेरा। आई जे आ जाएगा, आई जे जी एच आएगा, टी यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स आ जाएगा। लुप्त संख्या का आंसर निकाल सकते हो। नीरज देखो दोस्तों यहाँ पे दो संख्या चल रही है, 44 से 50 कैसे आ सकता है? तो 44 से सबसे पहले एक बात बोलूं ना, इनका डिफरेंट निकाल दे भाई, डिफरेंट निकालो। तो सबसे पहले मेरे को देखा नहीं कि 44, तो 44 में से अगर मेरे को दे रखा था तुम अगर 31 रुपया घटा दोगे, 31 घटा देते हैं, तो 31 घटा देंगे तो मेरे को दे रखा था 13 बचेगा। 13 में अगर वापस में कितना प्लस कर दूं, 7, यानी कि 37 में प्लस कर देता हूं। 37 मेरे को दे रखा था, यानी कि 37 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? अगर मेरे को दे रखा था यानी कि 37 यानी कि 30 आ जाएगा, 4 यानी कि 50 आ जाएगा। 50 में से फिर मैं अगर 41 घटा देता हूँ, कितना घटा दे रहा हूँ भाई? 41, 41 घटा दूंगा तो 9 आ जाएगा। अगर 9 में वापस मेरे को दे रखा था कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो मेरे को दे रखा था एक 40, 43 जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों। 43 प्लस करना पड़ेगा, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि जो आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ पे डिफरेंट मेरे को दे रखा था 1 से 7 जाने के लिए इन लोगों ने कितना रुपया लिया? 1 से 7 जाने के लिए 6 का डिफरेंट लिया है, 7 से 4 जाने के लिए 4 का डिफरेंट है, फिर 2 का डिफरेंट है। तो दोस्तों हो सकता है कि लास्ट में 1 का डिफरेंट हो अथवा सेम हो, यानी कि मुझे लग रहा है कि -43 होना चाहिए। -43, अगर -43 करूंगा तो 9 ही आएगा ना दोस्तों आंसर। या तो मैं -43 करता या तो -44 करता। अगर -44 करूंगा तो आंसर 8 तो है नहीं भैया, तो 9 ही आंसर होगा ना यार। हाँ, पहले मेरे को दे रखा था 0 का डिफरेंट, फिर 2 का डिफरेंट, फिर 4 का डिफरेंट, फिर 6 का डिफरेंट, ऐसा डिफरेंट चल रहा है, 9 ही आएगा भाई। हम्म एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, मैं लड़का हूं, मतलब एक लड़के ने एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ है, माँ है, माँ की बेटी, मेरी बहन, बहन की बहन। तो महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? बहन है भाई उसकी। तो दोस्तों हमने अच्छा खासा स्पीड किया, हम कोशिश करेंगे कि इससे तेजी में आज मॉक टेस्ट खत्म करें, मतलब हमारा टारगेट रहेगा कि 55 मिनट के अंदर अपना मॉक हम सबमिट करें। निम्नलिखित में से जो है किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल खेला गया था? रणजी रणजी ट्रॉफी 22-23 का जो फाइनल है ना, ईडन गार्डन गलत, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली गलत, एम के चिदम्बरम है, चिदम्बरम जो है ना, चिदम्बरम मुझे लग रहा है शायद बेंगलोर वाला है। वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े, वानखेड़े बॉम्बे, बॉम्बे में हुआ था क्या? 22-23 में ना वही जीती थी कौन? अपनी बॉम्बे वाली पार्टी। अरुण जेटली दिल्ली में तो नहीं हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ होगा। ईडन गार्डन का चांस नहीं है, चिदम्बरम का तो हो ही नहीं सकता है, वानखेड़े में मारूंगा दोस्तों। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस 81 में हुआ था, सॉरी, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 68 गलत, 78 गलत, 62, 72 में हुआ था या 78 में हुआ था? 1800 मेरे को दे रखा था, 1878 या 72, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 62 और 68 नहीं होगा, जो भी होगा 70 के पार होगा। 1872 ही आंसर होगा मेरे भाई, 1872 ही आंसर होगा। अच्छा, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भाई 1861 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के ऊपर बात हुई थी और 62 में ये पारित हुआ होगा, एक साल बाद पारित हुआ होगा ना यार। द्वितीय क्षेत्र में आमतौर पर जो है किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है? द्वितीय मतलब जो है ना, पुनः निर्माण आएगा। सबसे पहले फसलों को उगाना, यानी कि फसलों को उगाना पशुपालन प्राथमिक है। प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्ष गलत। उद्योगों को सहायता, सेवाएं प्रदान करना,
शायद हो सकता है सहायता और, यानी कि कच्चे माल से तैयार उत्पादों का उत्पादन, हाँ, कच्चे माल से तैयार उत्पादों का उत्पादन, कच्चे माल से तैयार उत्पादों का उत्पादन जो होता है ना, द्वितीय क्षेत्र में होता है। बास्केटबॉल के खेल में खेलने के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल को कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। रिंग, पिच हो नहीं सकती, रिंग हो नहीं सकती, फील्ड हो नहीं सकती, बास्केटबॉल जो है ना, बास्केटबॉल कोर्ट में होता है। किस प्रकार, भाई महेंद्र सिंह धोनी का मतलब डायलॉग आपको नहीं याद है कि मतलब हम मैच तो वहां पे हार गए थे, मैच हम बास्केटबॉल ग्राउंड में हार गए थे, तो बास्केटबॉल का ग्राउंड कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट में हार गए थे मैच। वो एम एस धोनी की मूवी में, मतलब सर की धोनी में मूवी में, मतलब ऐसा डायलॉग था उनका। की सरकार किस सरकार ने राष्ट्रीय श्रम दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस सरकार ने राष्ट्रीय श्रम दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री श्रम कल्याण योजना असम ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, पश्चिम बंगाल गलत, और अरुणाचल प्रदेश गलत। या तो असम होगा या तो मध्य प्रदेश होगा। तो श्रमिक मेरे को दे रखा था, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है ना, शायद मध्य प्रदेश किया होगा कि बंगाल किया है। देखो फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश ही आएगा ना आंसर। भारत जो है ना, भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया है, और केंद्रीय पूल में जो है ना पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि कई बार भारत खाद्यान्नों का निर्यात भी कर पाया। यह सब डेक्स क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति आ जाएगा, हरित क्रांति, तेल क्रांति, श्वेत क्रांति। फील्ड क्या है हमारा? आत्मनिर्भर होने की केंद्रीय पूल में जो है ना पर्याप्त भंडार था, वहां तक कि कई बार अगर भारत अगर खाद्यान्नों का निर्यात भी, भाई खाद्यान्नों का हमने निर्यात क्यों किया है? केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था, तो हरित क्रांति है ना यार। हम खादान का निर्यात कर रहे हैं यार, हरित क्रांति आएगा। सबसे पहले यानी कि फार्मेसी विधेयक 23 अगस्त 23 में लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डेक्स में संशोधन करता है। देखो फार्मेसी का जो अधिनियम है, मेरे को दे रखा था, भाई क्यों तुक्का मारूं जब मुझे पढ़ाई नहीं है मैंने तो। 2011 की भारत की जनगणना को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक था? देखो लिंगानुपात सबसे ज्यादा मेघालय अथवा मिजोरम में था। चंडीगढ़ में लिंगानुपात ज्यादा था क्या ना? पुदुचेरी हो सकता है, दादर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार। यानी कि लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। लिंगानुपात दिल्ली में कम है, चंडीगढ़ में भी कम होना चाहिए, दादर नगर हवेली में। तो पुदुचेरी में मुझे लगता है, पुदुचेरी में जो है ना, पुदुचेरी में हमारा लिंगानुपात सबसे अधिक था। अक्टूबर 20 भारतीय वायु सेना के मेडिकल शाखा से एयर मार्शल से सम्मानित पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? क्या रहेगा? सेना मार्शल, एयर मार्शल आएगा, एस नायर मेरे को दे रखा था। भाई छोड़ देता हूँ, लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो देख लूंगा। बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु का एक त्वरित घुमाव जो एक स्पष्ट रूप से नरम शॉट को तेज पासिंग में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित करता है, मुख्य रूप से सर्व और नेट पर उपयोग किया जाता है, डेस्क के रूप में जाना जाता है। तो मेरे को दे रखा था ड्रॉप आएगा, मेरे को दे रखा था फ्लिक, फ्लिक फ्लिक फोल्ट किल, फ्लिक आ जाएगा, फ्लिक। कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से जन जल्लीकट्टू की प्रथा से संबंधित है? तो भाई यार सच में यार, मैं पिछली मॉक टेस्ट में आया था लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। जल्लीकट्टू ओणम से होगा, शायद पिछली बार मैंने ओणम मारा था, ओणम ही होगा। ये पोंगल जो है ना तमिलनाडु का है, शिवरात्रि नॉर्मल है, विशु अलग है। विशु विशु जो फेस्टिवल है ना, विशु, अरे विशु भी तो होता है भाई। ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, और मैं शायद जल्लीकट्टू, ओणम उनका त्योहार होता है, ओणम के दिन ही होता है जल्लीकट्टू। केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाटक अपने जीवंत श्रृंगार यानी कि विस्तृत यानी कि वेशभूषा? तो कथकली, कथकली उड़ीसा में, कथकली जगह देखो। कथक कहाँ होता है, मेरी बात समझ दोस्त। कथक यूपी में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, मणिपुरी में होता है, जो जो बचा कथकली, कथकली केरल में होता है। डेक सरकार द्वारा जारी किए गए जो ना बॉन्डों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। एक सबसे पहले कि सरकार द्वारा जो है जारी किए गए बॉन्डों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो मार
मार्जिनल आवश्यकता यानी कि बंद बाजार, सबसे पहले यानी कि बंद बाजार आएगा, नैतिक आ जाएगा, नैतिक प्रेरणा आ जाएगा, खुले बाजार। भाई लास्ट में देखूंगा टाइम मिलेगा तो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में भागों में से कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो देख, संविधान का जो 15वां है ना, वो संशोधन से संबंधित है। संशोधन, संविधान में संशोधन 15वां। भाई 15वां ऑप्शन ही नहीं है। उठ, देख मेरी बात समझ। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 368 जो है ना, संविधान का संशोधन करता है। तो मुझे लग रहा है आर्टिकल 20 तो नहीं है, आर्टिकल नंबर 20 तो नहीं है। जो प्रकीर्णन वाला है ना, 61 से मेरे को दे रखा था 87 है, वो 16वां है। भारतीय संविधान के, मेरे को सच में यार संविधान का पढ़े लगभग 1 साल हो गया, मुझे लग रहा है शुरुआत में पढ़ा था, उसके बाद कभी रिवीजन किया ही नहीं। बहुत बेसिक सवाल है यार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग संविधान का संशोधन से संबंधित है? संशोधन से संबंधित है, 20वां ही है मुझे लग रहा है। 19वां तो प्रकीर्णन वाला है, 19वां जो है ना, 19वां प्रकीर्णन वाला है। 21वां हो नहीं सकता है, 22वां हो नहीं सकता है। देख, 19, 21, 22 हो नहीं सकता है, तो 20वां ही होगा यार। सबसे पहले इनकी चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम जो है ना, इनकी दाब स्थिर रहता है, गैस के मोलों की संख्या स्थिर होती है, आयतन तापमान के समानुपात होता है। यानी कि चार्ल्स के नियम, दाब मेरे को स्थिर रहता है, दाब दो 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 दो, दो से दाब स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है, यानी कि गैस के मोलों की संख्या स्थिर रहती है। गैस के मोलों की संख्या स्थिर रहती है, गलत है। आयतन तापमान के समानुपाती होता है। आयतन, आयतन यानी कि वी मेरे को दे रहा था, वी जो है ना, वी यानी कि तापमान आएगा, वी टी यानी कि तापमान के समानुक्रमी होता है। गैस के जो है ना मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या स्थिर रहती है। तो मेरे को दे रखा था केवल ए बी सी, मुझे तीनों सही दिख रहा है यार। निम्नलिखित में जो है ना, किसने बांग्लादेश के जो है ना राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला, हमारे जो है ना टैगोर साहब ने लिखा था, अमार सुनार बांग्ला ने लिखा था उन्होंने। भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को पहचान के लिए जो है ना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे पहले मेरे को तमिलनाडु राज्य में कलाकारों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च, यानी कि कला श्री गलत, यानी कि बाला सरस्वती गलत, यानी कि संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तमिलनाडु में ही होता है क्या? 10वीं जनगणना किस मंत्रालय से संबंधित आएगा? महापंजीयक आएगा, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। जनगणना हमारे गृह मंत्री भाई यानी अमित शाह के अंदर होता है सब कुछ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक संघीय व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था को संघीय राज्य व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक मजबूत एक का एकात्मक पूर्वाग्रह है। कौन सी विशेषता इसे एक एकात्मक पूर्वाग्रह देती है? एकात्मक पूर्वाग्रह, तो दोहरी नागरिकता गलत, एकल नागरिकता, समवर्ती सूची यानी कि राज्य सूची। तो हमारे में एकल नागरिकता है। कौन सी विशेषता इस एकात्मकता पूर्वा देती है? तो हमारे में, हमारे देश में एकल नागरिकता है। निम्नलिखित में जो है ना, कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक? देखो, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़के थे, बिंदु 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 डॉट जो होता है ना, बिंदुसार, अशोक हमारे तीसरे थे, और बृहदर्थ हमारे लास्ट वाले थे। एक कार का विक्रय मूल्य, यदि कार को 65% की छूट दे, सॉरी, बेचा जाता है, तो कार का अंकित मूल्य क्या है? क्या समझा? देखो, कार का अंकित मूल्य, मैं मान लेता हूं कार का अंकित मूल्य 61% है, एक्स% है, एक्स है। तो एक्स का 35% रुपया है। सबसे पहले कितना? 65% की छूट पर बेचा जाता है। तो उसका मेरे को जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि 3675 हो जाएगा। 3675, यानी कि मेरे को दे रखा था, सीधी बात, 7 से काटना है। 7, 7 से भी काटना है और 5 से भी काटना है। सबसे पहले मैं 5 से ही काट लेता हूँ ना, 5। तो मेरे को दे रहा था, नहीं कि 5। हम्म, तो 5 से काटूंगा, यानी कि 5 मेरे को, 5 7 35 आएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 3 15 जाएगा, 2 5 5 25 आएगा, 7 7 एकम 7 0 5 आ जाएगा। तो मेरे को 10,000 आएगा, 10,000, 10,000 आएगा, 10,500 आएगा, 10,500 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। कि मेरे को मान निकालना है। सबसे पहले मेरे को क्या आ जाएगा, बॉड मास्ट के नियम के उसमें सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आएगा, ऑफ, सॉरी, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, बीओडी आ जाएगा, बॉड, बीओडी यानी कि बॉड।
यानी कि ब्रैकेट आएगा, ऑफ आ जाएगा और फिर डिवाइड आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को दे रखा था ऑफ को काटूंगा, यानी कि 4 मेरा 12 हो जाएगा, यानी कि 12/12। चलो ठीक है। -88 प्लस 75 प्लस 6, गुणा के बाद मेरे को क्या करना है, तो गुणा के बाद मेरे को दे रखा था 15 × 2, यानी कि का मतलब गुणा होता है, यानी कि 30 आ जाएगा दोस्तों। हम्म। तो 30 छक मेरे को दे रहा था, 30 छक 180 आ जाएगा। अगर मेरे को दे रखा था 75 रुपया में, अगर मेरे को और -13 करना है तो -13 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, प्लस मेरे को दे रहा था -13 आ जाएगा। 12 एकम 12 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यानी कि 180 में से अगर मैं 12 घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 68। 168 मेरा आंसर आएगा, 168 आंसर आएगा भाया। जोड़ना नहीं था भैया, घटाना था। घटाना ही था ना, हाँ। यहाँ पे सबसे गुणा किया, यहाँ पे जो है ना, का जो है ना, ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 15 से मेरे को 13 माइनस करना पड़ेगा। एक माइनस तो ये सह लेगा, दूसरा माइनस सबको 180 में से करना पड़ेगा, क्योंकि 30, 15, 15, 15×6 = 90, 180। ठीक है दोस्तों। जब किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री आ जाएगा 60% बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु के मूल्य मान लेते हैं, मूल्य 100 रुपया है। मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया, चलो ठीक है। 100 रुपए के मूल्य में 40% की कमी की जाती है, नहीं उसके 60 कर देता हूं। तो 40% की कमी किया तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है। तो बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या है? ये आज तक सवाल मैंने नहीं पढ़ा भाई, लास्ट में टाइम मिलेगा जरूर देखूंगा। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, यदि मेरे को दे रहा था, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः है तो लाभ प्रतिशत बताओ। सबसे पहले मेरे को दे रहा था कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, 900 रुपए के सामान में, 900 रुपए के सामान में मुझे 150 का फायदा हो गया। जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 15×6 = 90। 1/6 16.66, 1/6 16.66% का लाभ हो जाएगा भाया। 800 रुपए की राशि पर आएगा। पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज, पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। आसान सा है, 10% यार, मेरी बात समझ। 800 रुपए का पहले वर्ष का ब्याज, यानी कि वार्षिक रूप से समझ लीजिए। अगर अर्धवार्षिक होता ना तो तुम वापस चला जाता। एक मेरा अर्धवार्षिक रूप से ही गलत हुआ है यार। तो ठीक है दोस्तों, 10% आंसर आएगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे को दे रखा था 800, अगर 8800 मेरे को रुपया है, अगर 8800 का 10% निकालूंगा तो मेरे को दे रखा था सीधा 880 आ जाएगा। सॉरी, ओनली फॉर 88 आ जाएगा। 880 आ जाएगा। तो 10%। आंसर बहुत आसान था, डाटा आसान था, इसलिए कौन सा 11 का 11 से विभाजित होगा, तो मेरे को गलत। दूसरा जाएगा 9 दूना 18 जाएगा, 9 दूना 18, 18 में से 7 घटाऊंगा, ये कटेगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 5 आएगा, 5 - 3 2 नहीं कटेगा। 8 8 16 जाएगा, 16, 16 में से 11 घटाऊंगा, 16 में से 11 घटाऊंगा, तो भाई ये वाला आंसर ठीक है ना। 18 - 7 आएगा, 18 - 7 यानी कि 11 से कटेगा भाई। अरुण 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 को वरुण से 20% कम अंक मिले, राजू को वरुण से 30% कम अंक मिले। यदि राजू को 140 अंक मिले तो वरुण को अंक मिले। भाई कुछ समझ नहीं आया। अ से अरुण, भाई पेन से करना होता है, तेजी में करना होता है। अ से अरुण, मेरे को दे रखा था अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिले। तो मैंने माना वरुण को 100 मिला तो अरुण को 80% मिला, यानी क्यों, क्योंकि 20% कम अंक मिले। राजू को वरुण से, वरुण कौन है हमारा, व से वरुण, वरुण वरुण से 30% कम अंक मिले, र से राजू को, तो राजू को 70% मिला होगा। चलो ठीक है। यदि राजू को 140 अंक मिले तो अ से अरुण, अरुण को अंक मिले। अगर इसको 70 का 140 मिला है तो 80 का 160 मिला होगा, एकदम आसान। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेमी और उसकी संगत ऊंचाई, आधार और संगत ऊंचाई आधार की लंबाई की 1/3 है। समझ में आया? अगर मेरा आधार 12 है तो मेरे को दे रखा था संगत ऊंचाई, मेरे को दे रखा था ऊंचाई यानी कि एच, एच मेरा कितना होगा, तो लंबाई की 1/3 है, यानी कि 12 × 1/3 का सीधा मतलब आएगा 4। तो हमारा क्षेत्रफल आपको पता है 1/2, 4 × 12 यानी कि 2 24 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12 दूना 24, क्योंकि 2 तो कट जाएगा ना। यदि कुल वस्तुओं का 80%,
कुल वस्तुओं का जो है ना, कुल वस्तुओं का 80% 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तु को 30% हानि पर बेची जाती है तो कुल लाभ। भाई यहाँ पे हम डेविएशन लगा देंगे। कैसे पता चला आपको? कि मेरे को दे रखा था 80% यानी कि 8, और शेष कितना बचा? 20%। ठीक, डेविएशन कैसे लगा दें? हाँ, डेविएशन लगाऊंगा ना। अगर 80% सामान पे मुझे +20 का लाभ हुआ है और यहाँ पे -30 की हानि हुई है, रेशियो काटूंगा 4:1 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं ट्राई करूं +20 तो नहीं लूंगा, अरे डायरेक्ट चुपचाप हम वेटेज एवरेज से कर देंगे। मेरे को देखा था नहीं कि +80, मेरे को देखा कि +80 -30 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। 50 माइनस आएगा 50/50, तो मेरे को 10% का लाभ होगा भाई। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि कुल लाभ बताओ 10% होगा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 20 4 आएगा, 20 4 80 का, 20 4 80 का, 80 में से 30 गए, 50, 50/5 आएगा, 50/5 यानी कि 10% का उसको कुल लाभ होगा। एक दुकानदार ने अपने जो है सामान का जो है विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि, चलो ठीक है, और विक्रय मूल्य, सॉरी सॉरी, दुकानदार ने अपना सामान सामान का जो है विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया। विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया यानी कि बेचने का मूल्य इस प्रकार लिखा, तो वो अंकित मूल्य है ना। किया कि 20% की छूट देने के बाद उसे 28% का लाभ होता है। चलो ठीक है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है? देख, सबसे पहली बात कि मेरी बात समझ यहाँ पे कि बाद उससे 28% का लाभ होता है। 28% का लाभ होने का मतलब क्या हो जाएगा कि 128% का लाभ होना, और 20% छूट देने के बाद मतलब 80%। तो 80% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? तो 80% की वैल्यू मेरे को 128 दे रखी है। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 18, 18 15 16 आ जाएगा। यानी कि 160 का सामान है सीपी हमारा। 160 के सामान में तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है? 60%। क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए के सामान में अगर 160 हमारा जो है ना, यानी कि हमारा अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य की 20% की छूट दूंगा, यानी कि 80% का आंसर निकालना होगा। एकदम आसान सा है। तो मेरा जो सामान बेचेगा मेरे को कितने का लाभ हो जाएगा? तो 128 यानी कि 28% का लाभ होगा। आंसर 60% आएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर यानी कि 2 वर्ष में आएगा। 2 वर्ष में 900 रुपये और 4 वर्षों में 1080 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? समझ में नहीं आया? देख, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में मेरे को दे रखा था धनराशि, धनराशि धनराशि की बात हो रही है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर, एक निश्चित धनराशि यानी कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज बताओ। सबसे पहली बात कि 2 वर्ष मेरे को दे रखा था, कि 2 वर्ष और 4 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में मेरे को दे रखा था 180, यानी कि 180 रुपया। तो मेरे को 90 रुपया 1 साल में उसको फायदा हो रहा है। ठीक, 90 रुपया, 90 रुपए का प्रॉफिट उसको 1 साल में मिला। 90। ठीक, तो मेरे को 2 वर्ष में उसको इतना हो गया। मेरी बात समझ रहा है? 90, तो 90 दूना अगर 180 घटाऊंगा यानी कि 720। 720 क्या है उसका? कुछ समझा भाई? हाँ, नहीं समझा? देखो, 2 वर्ष में इतना है तो 1 वर्ष में, तो 2 वर्ष का मैंने ब्याज घटा दिया, तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा? तो सीपी मेरा 720 हो जाएगा। 720 के सामान में 1 साल में अगर मेरे को 90 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/8 का वैल्यू आ जाएगा। 12.5% उसका वार्षिक, मतलब ये कहने की ब्याज दर है, ब्याज दर है। एक मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात है, अमल पहले है, तो 12 लीटर यानी कि पानी मिलाया जाता है। तो अमल और पानी, अमल और पानी मेरे को दे रहा, सबसे पहले 5-5 रह रहा है, पानी बाद में है, पानी मिलाया जाता है। 12 लीटर 3 से 6 हो जाएगा, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू जो है ना, 3 रेशियो की वैल्यू 12 यानी कि 4 गुना दे रखा है। तो मिश्रण में अमल की मात्रा कितनी थी? तो आसान सी बात है ना, 5 का 4 गुना यानी कि 20 लीटर। तो 20 लीटर जो है ना अमल की मात्रा थी। रमन और राजू ने 55 रमन और राजू ने 5500 में एक काम
करने का ठेका लिया। रमन अकेले उस काम को जो है ना 5 दिनों में कर सकता है और राजू अकेले उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ में काम करते हैं तो उन्हें मिलने वाली राशि में क्या अंतर है? समझ में नहीं आया? देख, जो जितना करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा, बात खत्म। रमन और राजू ने 5500 रुपये में जो है काम करने का जो है ठेका है, ठीक है, 5500 रुपये टोटल है। रमन रमन अकेले उस काम को 5 दिनों में कर सकता है, र से रमन। रमन अकेले काम को 5 दिनों में कर सकता है, र से राजू अकेले उसी काम को जो है ना 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ में काम करते हैं तो उन्हें कितना मिलेगा? तो सबसे पहली बात, इफिशियंसी की बात करूं ना, तो सबसे पहले जो हमारा लड़के का नाम है रमन, तो रमन को 6 हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। और जो हमारा राजू है ना, उसको 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इफिशियंसी पे काम आ जाता है ना। तो मेरे से पूछा गया है कि मिलने वाली राशि में अंतर क्या है, तो अंतर एक ही है, 11 से भागा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 1100 रुपया आ जाएगा। 11 से भागा दूंगा तो 500 रुपया आ जाएगा ना। अगर 55 को 11 से भागा दूंगा यानी कि 500 रुपया आ जाएगा, तो 500 रुपया डिफरेंट आएगा। आंसर हमारा एकदम आसान सा है भाई। 8। 8 दोस्तों के एक समूह का अंकित मूल्य, चलो ठीक है। 8 दोस्तों के एक समूह मेरे को दे रहा था। 8 दोस्तों के एक समूह का जो है ना औसत भार आएगा। औसत बात समझ में आया? 8 दोस्त है, 8 दोस्तों का औसत भार आएगा 70 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो नया औसत भार भी 70 ही रहेगा। देख, 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार 70 किलोग्राम है। 70 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो नया औसत भार 70 किलोग्राम ही रहेगा। अमर अमर अकरम वैभव मिलकर एक काम को जो है ना 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि अमर अमर और अकबर, मर मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मैंने क्या किया, मर लिया, और मेरे को दे रखा था रम लिया से। भाई रे भाई, अमर की बात हो रही है। अमर अमर जो है ना अमर अकरम से 3 गुना तेज काम करता है। तो मान लेते हैं ये 1 गुना काम करता है तो ये 3 गुना काम करता है, चलो ठीक है। अकरम की बात हो रही है। अकरम जो है ना वैभव से 2 गुनी तेजी से काम करता है, यानी कि वैभव को भी ले लिया। यानी कि वैभव की इफिशियंसी 1 है तो अकरम की इफिशियंसी 2 है, और ये भाई की इफिशियंसी 6 है। चलो ठीक है। तो वैभव अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक, तीनों मिलकर 20 दिनों में कितनी इफिशियंसी, 9 इफिशियंसी के साथ काम करते हैं। ठीक, 1 2 और 2 का 3 गुना 6, 9 इफिशियंसी के साथ काम करते हैं। तो बात आ जाता है, तो वैभव अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक इफिशियंसी के साथ 180 दिनों में पूरा करेगा। एकदम आसान सा सवाल है, 180 दिन। दो रेलगाड़ियां एक ही चाल से यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही चाल से यानी कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा दोनों की जो है ना चाल प्लस में हो जाएंगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि 255 मीटर है, यानी कि 255 अगर 55 55 110 मेरे को दे रखा था, 10 का मतलब क्या जाएगा, 510 हो जाएगा ना। 25 मेरे को देखने की 510 आ जाएगा दोस्त। तो 510 उनकी टोटल मीटर में लेंथ है, और वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है? देख, एकदम आसान सा है, 15 आंसर है। कैसे, तो मैं बताता हूं। देखो, 510 मीटर की दूरी को तुम 17 सेकंड में पूरा करते हो। 17 तिया 30, तो मेरे को क्या दे रखा था, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंट नहीं होगा, प्लस होगा। डिफरेंट तो भैया 0 आ जाएगा। तो 15 हमारा आंसर रहेगा। 15 + 15 30, क्योंकि स्पीड समान है ना। एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु, चलो ठीक है। एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। माता पिता और बेटों की औसत आयु 20 वर्ष है, चलो ठीक है। 9 बेटे हैं, 9 बेटे की औसत आयु मेरे को दे रखा था 13 है। माता और पिता अलग हैं। कितने लड़के हैं यार इनके। माता पिता की औसत आयु 20 वर्ष, ठीक आया। बेटों, 9 बेटों की औसत आयु, तो मेरी बात समझ, 7 एवरेज बढ़ गया, कितने लोगों का, 9, यानी कि 63 किलो वजन बढ़ गया है। माता पिता का वजन मेरे को दे रखा था 20 20 40 है, और 63 यानी कि टोटल मिला के 103। यदि माता जो है पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु कितनी है?
आसान सा है। अगर मेरे को दे रखा था 103 है, अगर 103 में अगर 9 घटा देता हूँ, 9 घटा देता हूँ तो मेरे को कितना दे रखा था, 94 आएगा। 94 का आधा यानी कि 47 आ जाएगा। तो पिता की आयु मेरे को दे रखा था यानी कि 47, 9 मेरे को दे रखा था यानी कि 56, 56। समझ में आया दोस्त? हाँ। अगर 56 वर्ष मेरे को दे रखा था, 56 में से अगर 9 घटाना है तो मेरे को दे रखा था 47 आ जाएगा। 6 12 13 का 3 हाथ से लगो, एकदम आसान है। तो पिता की आयु मेरे को दे रखा था यानी कि 56 वर्ष है। जब मेरे को दे रखा था को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? क्या बात कर रहा है, देख शेषफल निकालना है ना। तो मेरे को दे रखा था 31, 32 और 33। अगर मैं काटने की कोशिश करूं 5 से, तो 5 का 30 मेरे को दे रखा था, एक शेषफल बचेगा। गुणा यहाँ पे 2 शेषफल बचेगा, यहाँ पे लास्ट में 3 शेषफल बचेगा। तो 3 दूना 6, 6 एकम 6। तो शेषफल मेरा एक बचेगा, जीरो तो नहीं बचेगा। अगर 5 से कट जाता ना पूरा पूरा कोई भी, तो शेषफल एक बचता। अगर इसको मेरे को भिन्न में बदलना है, देख दोस्तों एकदम आसान सी बात है कि सबसे पहले मेरे को लास्ट के 2 के ऊपर बार है, यानी कि मेरे को करना क्या है, 427 - 4। तो मेरे को दे रखा था 223, सॉरी 423 आ जाएगा। जितनी बार बार है उतना नीचे 9 आ जाएगा, लास्ट में जीरो आ जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा 423, 423 990, 423, 423 990। दो अभ्यर्थियों एम और एन के अंक मेरे को अनुपात में है, एम के अंक हैं, एम और एन के अंक मेरे को दे रखा था, एम मेरे को दे रखा था 20 गुना। तो 20 गुना का मतलब 220 आएगा। देख एम और एन के अंक मेरे को अनुपात में है, यदि एम के अंक 200 है तो एन के अंक क्या होंगे? तो एन का अंक उससे 20 ज्यादा होगा ना, रेशियो से पता चल रहा है। तो दोस्तों मैं अपना हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा। कल मेरे पास 8 मिनट था, आज मेरे पास 16 मिनट है, लेकिन मैंने 4 सवाल छोड़े हैं, मेरे दिमाग में है। सही विकल्पों का, सही विकल्पों वाले विकल्प का चयन करें। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे मेरे को दे रखा था, नहीं कि रेलवे मेरे को दे रखा था, कई रेलवे कर्मचारियों की मेरे को देने की रेखांकित। तो मेरे को दे रखा शब्दों के लिए जो ना सही शब्दों का चयन करें। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी होने की, कई रेलवे आ जाएगा, परिवर्तन मेरे को देने की, कई रेलवे, कई कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई मेरे को देने की, सार्थक। मापी नहीं जा सकती, अपरिग्रह गलत। अतुल्य, अतुल्य तुलना योग्य ना हो, अतुल्य। अब मापक यानी कि मापक। अपरिमेय, अपरिमेय यानी कि मापा नहीं जा सकता है तो अपरिमेय भाई हो जा ठीक। अपरिमेय। तो मेरे को त्रुटि निकालना है। लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। 200 वर्षों तक भारत के गले में, भारत के भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां बेड़ियां पड़ी रही। लगभग लगभग 200 वर्षों, लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी। तो गुलामी तो ठीक ही लिखा है भाई ने। भाई गुलामी जो मात्रा है ना, शायद वो मुझे लग रहा है गड़बड़ है। तक भारत के गले, भारत के गलों में थोड़ी होगा, गले, भारत के गले में बस से बेड़ियां, बेड़िया तो ठीक ही लिखा है इन लोगों ने, बेड़ियां पड़ी रही। तो गुलामी मुझे लग रहा है, यानी कि सही है, जगह सही शब्द वाला विकल्प हो जाएगा। सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी डेक्स कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यानी कि मेरे को दे रखा था विकल्प, यानी कि सही, यानी कि मेरे को दे रखा था कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोशिश मेरे को दे रखा था हासिल कर सकते हैं। मेरे को दे रखा था कि विलोम बताना है। गहरा का मतलब ऊपर, उपार मेरे को यानी कि छिछला, छिछला यानी कि गहरा होता है, यानी कि दुर्बोध यानी कि असीम मेरे को दे रखा था, असीम यानी गहरा। अपार, अपार मतलब बहुत सारा। मेरे को हमारे गांव का तालाब बहुत ही अपार है, हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है, विलोम शब्द का सही विकल्प बताइए। असीम। देख मेरी बात, दुर्बोध मेरे को दे रखा था, बोध होना, बोध का मतलब बुद्धि, दुर्बोध यानी कि दिमाग ना होना, छिछला होना। हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा, तो गहरा का मेरे को दे रहा था, गहरा का मतलब क्या होगा दोस्त? गहरा यानी कि नीचे, ऊपरा यानी कि अपार, अपार यानी ऊपर। हमारे गांव का तालाब बहुत ही अपार है।
अपार यानी कि ज्यादा, अपार यानी कि ज्यादा, गहरा, नीचे, असीम। दिए गए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जबीली गलत, मोबाइल ठीक है, मोबाइल। साविन, सावन, रंजाबा, मसे मोबाइल। मेरे को दर्जन की लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना नहीं कि खरी मजूरी चोखा, चोखा काम, खरी मजूरी। देख, खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी का मतलब यानी कि दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होना, लाभ के स्थान पर हानि होना। खरी मजदूरी चोखा काम, हाँ। लाभ के स्थान पर हानि होना, तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होना गलत, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। लाभ के, खरी मजदूरी, लाभ के स्थान पर हानि होना, खरी मजदूरी। मुहावरा, वकालत करना यानी किसी का आरोप नहीं लगाना, किसी का साथ देना, समर्थन करना, वकालत करना, वकालत समर्थन करना, विरोध करना, वकालत। मैं तुम्हारा वकालत करता हूं भाई। देख, वकालत का मतलब सहायता करना, विरोध करना, सहायता यानी कि समर्थन हो जाता है। सहायता, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, मैं तुम्हारा विरोध करूंगा, मैं तुम्हारा आरोप लगाना, वकालत करना। भाई, वकालत करने का तो सीधा मतलब है ना सहायता करना, वकालत करना। देख, वकालत जो होता है ना, मैं तुम्हारी वकालत करता हूँ, वकालत करना यानी कि सहायता करना होता है, आरोप लगाना होता है। सबसे पहले आरोप लगाना गलत होगा, विरोध करना भी गलत हो जाएगा। वकालत का मतलब क्या जाएगा, वकालत करना। वकालत का मतलब समर्थन करना, सहायता थोड़ी करना, समर्थन करना। मेरे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल डेस्क सिखाए जाते हैं, पर्यायवाची शब्द बताइए। खेल का क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी कि बारी, खेली, ख से, केली, 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 सुम, धूसर। धूसर का मतलब, धूसर जमीन का नाम है, धूसर गलत है, नहीं कि बारी का भी गलत है, बारी, क से केली, सुम। तो मैं केली के साथ जाना चाहूंगा, केली। मेरे को ज्यादा नहीं कि वर्तनी सुधारना है। समझ, मुझे समझ नहीं आया है ना, समझ, जहाज का ज, समझ, मुझे समझ नहीं आया है ना, समझ, मेरी बात समझ। तद्भव का मतलब हिंदी शब्द है, खरजू का मतलब संस्कृत शब्द है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खरजू, खरपतवार, खरजू दूर किया जा सकता है। मेरे को दे रहा था खरजू, खरजू यानी कि बीमारी, खांसी, खुजली। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी प्राकृतिक रूप से खरजू, खुजली, खरजू। ख से खरजू, खरजू, खरजू यानी कि खुजली। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खरजू दूर किया जा सकता है। खरजू मतलब खांसी, खरजू, खांसी, खुजली, खुजली हो सकता है। मेरे को देवता ने कि विलोम शब्द बताना है। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो, तुच्छ का मतलब नीचा हुआ, विलोम यानी कि बहुत ऊपर। तुम कितने छोटे, तुम कितने महान आएगा। तुम कितने महान व्यक्ति हो, नालायक आएगा लघु, यानी कि तुम कितने महान व्यक्ति हो, विलोम। पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। डेक्स करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हंसी मजाक, हंसी मजाक, क्रोध, क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य। क्रोध हो गया। बातें, बातें करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खेल करना, खेल, खेल स्त्रीलिंग है, बातें स्त्रीलिंग है। हंसी, हंसी तो स्त्रीलिंग ही है यार। क्रोध तो भावनात्मक भी हो गया ना, क्रोध। दिए गए, यानी कि दिए गए पर्यायवाची ज्ञात के लिए। किरण, किरण का मतलब रे होता है। कुश, अंत, रश्मि, बाल। देख, किरण का मतलब बाल तो होगा नहीं, रश्मि, रश्मि हो सकता है। यन, यंत्र, यंत्र मेरे को दे रखा था, यंत्र। यंत्र का मतलब किरण थोड़ी होगा, यंत्र मतलब साधन होगा। कुश मतलब हो सकता है, रश्मि मतलब भी हो सकता है। रश्मि और कुश में मैं रश्मि के साथ जाना चाहूंगा। मेरे को अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प। तुम मेरी बात सुनो, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है यार। तुम मेरी बात सुनो, ठीक है। माफ करिए,
मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। कैसे शिष्य हो तुम जो अपने गुरु की बात नहीं मानते? क्या तुमने संख्या याद कर ली? तो संख्या गलत लिखा है भाई, वर्तनी पकड़ में आ गई। गोदान प्रेमचंद्र की सबसे मशहूर कहानी नहीं है, कृति है, कृति यानी कि निष्कर्ष, यानी कि परिकर, यानी कि धात्री, यानी कि कृति है। यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान उपन्यास आएगा। प्रेम यानी कि मेरे को दे रखा था गोदान एक उपन्यास है, मेरे को भेंट आ जाएगा, उपन्यास उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की प्रेम यानी कि चरित्र, यानी कि प्रेम मेरे को दे रखा था। धनिया की चरित्र, चरित्र है, प्रेम है नहीं। रंग रूप आएगा कहानी, कहानी भैया, कहानी है, कहानी है। समाज में डेस्क मालिक लोग उन्हें अपने दमन के डेस्क विज्ञापन युग मेरे को दे रखा था। समाज में पर्यटक सत्ता, मेरे को समाज में जो है ना सत्ता के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के जगह पहलवानी जगह प्रभावशाली जगह प्रभावशाली में ऐसे फंसाते हैं कि वे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। यानी कि दमन के डेस्क में ऐसे फंसाते हैं। पहलवानी मेरे को दे रखा था दुष्चक्र, दुष्चक्र मेरे को दे रखा था। कृतिया, दमन के कृतिया में दुष्चक्र मेरे को दे रखा था। दुष्चक्र बोलूंगा ना, प्रभावशाली तो नहीं बोलूंगा, पहलवानी नहीं बोलूंगा, कृतिया फंसाते हैं कि वे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। दुष्चक्र आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे को गलत करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं वापस चेक करूंगा कि गोदान प्रेमचंद्र की सबसे मशहूर मेरे को दे रखा था नहीं कि कृति है, फिर उसके बाद उपन्यास आ जाएगा, उसके बाद मेरे को दे रखा था नहीं कि धनिया की कहानी है। समाज में डेस्क आएगा, समाज में मेरे को दे रहा था नहीं कि सप्ताह, समाज में सत्ता के मालिक लोग उन्हें सत्ता, पर्यटक युग और विज्ञापन के मालिक सत्ता मेरे को दे रहा था। ठीक दोस्तों, इसमें मेरे को कोई भी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। मैथ का एक सवाल मेरा बचा था, तीसरा, मैं उसको एकदम दिमाग शांत करके करूंगा। कि मेरे को दे रखा था कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की जाती है, तो मान लेता हूं कि 100% का सामान था, 100% में 40% की कमी करूंगा, यानी कि 60% हो जाती है, तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है। तो मान लेता हूं कि पहले मेरे को दे रखा था, पहले उसकी बिक्री 100% हो रही थी, तो अब 160% हो रही है। तो बिक्री बिक्री पर शुद्ध प्रभाव कितना पड़ा है? देख, पहले मेरा 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान को मैंने 60 रुपया कर दिया। पहले 100 रुपए का सामान 100% बिकता था, अब 60 रुपया का सामान 160 बिकता है। 16 छक 96, तो मेरे पे 4% का प्रभाव, 4% की कमी हुई है मुझे। देख, 100 के सामान को मैं 100 में बेचूंगा तो 1000 का मुझे फायदा हो रहा था। अब 60 के सामान को मैं 160 में बेचूंगा तो मेरे को 96 यानी कि 4% की कमी आई है मेरे पे। 4% की कमी, वृद्धि नहीं है, कमी आई हुई है। चलो दोस्तों ठीक है। मेरे को दे रखा था 3 सवाल मेरे बच गए थे, सातवां। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि फार्मेसी विधेयक नहीं कि 23 मेरे को दे रखा था नहीं कि मेरे को दे रखा था नहीं कि 65 मेरे को दे रखा था नहीं कि 83। फार्मेसी हमारे में 83 में हुआ था। मेरे को दे रखा था नहीं कि एयर मार्शल मेरे को दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? नायर, पता नहीं। दोस्तों लाइन कट चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि पहले ही अपना टेस्ट सबमिट कर देने की। बंद बाजार से सरकार की बॉन्डों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। खुला बाजार मेरे को दे रखा था। तो दोस्तों मैं अपना टेस्ट सबमिट करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि मेरा एक सवाल छूट गया है। टेस्ट सबमिट करने का यही राज है। लाइन कट चुकी है, पता नहीं मेरा टेस्ट सबमिट होगा कि नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है, टाइमिंग बंद हो गया, यानी कि प्रॉब्लम नेट का है। सबमिटिंग टेस्ट प्लीज वेट। तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरा टेस्ट सबमिट कर देंगे तो ठीक रहेगा। बाकी ये टाइमिंग जा रहा है और इसमें कुछ भी होगा मैं टाइमिंग लास्ट में काट दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो भी मार्क्स है हमारा 137.75 हमारा मार्क्स है, जिसमें से मैथ में हमारे 40 में से 40 आए हैं, रीजनिंग में 40 में से 40 आए हैं, जीएस में 24.25 यानी कि अच्छा मार्क्स बोलूंगा। हिंदी में मेरे लगभग वापस 3 गलत हो गए।
33 पॉइंट आए हैं हमारे मार्क्स। एवरेज लोगों की बात करूं तो एवरेज लोगों से 33 मार्क्स मेरे ज्यादा हैं। एवरेज लोगों से मेरा 33 मार्क्स ज्यादा है। और मैंने टाइमिंग भी बचा लिया है, 55 मिनट में मैंने अपना टेस्ट सबमिट किया है। परसेंटाइल परसेंटाइल 96 है। परसेंटाइल 96 है दोस्तों। इससे मैं दोस्तों वापस आपके साथ अगर कुछ साझा करने की कोशिश करूं, तो जैसे कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई कोई दूसरा टेस्ट है, तो मैं वापस टेस्ट सीरीज में जाऊंगा। ये मेरा एसएससी जीडी का 13वां मॉक टेस्ट था, सॉरी 19वां मॉक टेस्ट था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आज मैं कौन सा मॉक टेस्ट मार रहा हूं, तो आज मैं मॉक टेस्ट मार रहा था 27 का तीसरा शिफ्ट। तो जैसे दोस्तों की यहाँ पे अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट टुडे 27 फेब का शिफ्ट 3 लाइन कट जाने के कारण मेरे को थोड़ा दिक्कत हो गया। एनालिसिस की बात करूं तो 137 मार्क्स मेरे आए थे। तो यहाँ पे सबमिट के थ्रू दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए अपना मार्क्स मैं अपने आपको साथ शेयर किया था कि जैसे कि रीजनिंग में 40, मैथ में 40, हिंदी थोड़ा 3 गलत, जीएस मेरा गलत। एवरेज की बात करूं तो ओवरऑल मेरा 9 गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप भी मॉक टेस्ट मारते रहिए, अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।